आप कोक स्टूडियो पे काफ़ी अरसे से रह चुके हैं। रोहेल के साथ आपने बहुत दफ़ा काम किया है, इतने ज़बरदस्त गाने निकले हैं, चाप तिलक निकला है, आफरीन आफरीन निकला। आपने जो आपकी जो एवोल्यूशन रही है कोक स्टूडियो के साथ आज तक, और जो रिलेशनशिप रही है रोहेल के साथ, तो उसकी आप थोड़ी जर्नी बताएं कि कैसे एवोल्यूशन आपकी एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन हुई, जो आज अब दिल तड़पे निकला, जो पिछले इस वीकेंड को जो निकला, उसकी जो एवोल्यूशन है, तो और ये उस गाने के बारे में थोड़ा बताएं। मैं इस गाने के बारे में थोड़ी देर के बाद में आऊंगा। तो थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँ, बहुत बहुत पीछे जाना चाहूंगा कि रोहेल भाई के साथ एसोसिएशन बनी कैसे और कब कब से ये स्टार्ट है। ये 1994 से ये स्टार्ट है, जब हम कैंसर की अपील के लिए हम डोनेशन इकट्ठी करने के लिए इमरान खान साहब के साथ यूके का टूर कर रहे थे। नुसरत फतेह अली खान साहब के ग्रुप, उसमें मैं एक को आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। तो वाइटल साइंस जी। उस वक्त बहुत ही मकबूल बैंड थे। तो उनमें अल्लाह बख्शे जुनेद भाई, रोहेल भाई, शाही भाई, ये सभी लोग मुझे हम लोग तो एक हम एज भी थे, लगभग एक ही एज के हैं। तो जब मैं साउंड चेक किया करता था तो खान साहब का माइक भी मैं ही चेक किया करता था। तो मैंने राग वगैरह ये अलापने, तो इन लोगों ने बड़ा मजा लेना उस चीज का कि यार ये लड़का है और ये खान साहब का माइक टेस्ट कर रहा है और इसको सिखा रहे हैं वो। तो बड़ा अच्छा रहता था। तो फिर क्लासिकल पे ही बेस्ड हमारा जो है वो सीन रहा रोहेल भाई के साथ और मेरा, कि भाई जो जो म्यूजिक जो लॉन्ग लास्टिंग हो और जिसकी बुनियादें पक्की हो, वही म्यूजिक जो है वो अब आगे तक जाता है और ज्यादा देर तक स्टेबल रहता है। तो मेरी और उनकी इसी तरह से इन्हीं कंटेंट्स पे हमारी एग्रीमेंट वो वही रहा ज़हनी तौर पे कि ये इस तरह का म्यूजिक जो है ये हमने करते रहना। फिर उसके बाद 2004 में हमने 4 नहीं बल्कि इससे भी पहले 2002 की बात होगी या 3 की, हम चरखा एल्बम हमने इकट्ठा किया था। जी। वहां से ये चीज जो आज हम कोक स्टूडियो में कर रहे हैं, वो रोहेल भाई इस चीज को एडमिट करते हैं, मैंने पहले भी ये चीज को डिस्कस किया है कि ये वाला जो अभी म्यूजिक चल रहा है, ये हम अपने अपने तरह से हम एक स्टूडियो में बैठ के हम ये जैमिंग किया करते थे कि इस तरह से ये होना चाहिए। तो आज इतनी ज्यादा खुशी होती है कि ये वही जो एक थॉट है, जो बेसिक थॉट है, जो आज को कोक स्टूडियो के माध्यम से जो लोगों के सामने है, लोग सुन रहे हैं। जबरदस्त। यही एक और चीज भी, जैसे क्लासिकल म्यूजिक मेरे ख्याल से मैं शुरू हुआ ही कोक स्टूडियो सुनने से था। तो और उससे फिर क्या हुआ कि जो जो थॉट प्रोसेस होती है कि ईस्ट मीट्स वेस्ट, और यंगर जनरेशन क्लासिकल म्यूजिक में आएगी, और ऐसे फिर जो है ना आपकी जो प्यार बढ़ता है, और आपकी खुद की क्यूरियोसिटी बढ़ती है गानों के अंदर। तो जो आप शुरू करते हैं एक जगह से, आप जाते 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 फिर आप कहाँ पहुंच जाते हैं कोई पता नहीं चलता। तो बिल्कुल जो सही है। एक चीज मुझे कोक स्टूडियो के बारे में बहुत अच्छी लगी थी, वो ये था कि हमने ईस्ट और वेस्ट को मिलाना है, और ह्यूमैनिटी, लोगों की ह्यूमैनिटी को जो है ना वो ब्रिज करना है। और वही आप बात करें कि जो जो क्लासिकल म्यूजिक और जो जो गाने जो हमेशा के लिए टाइमलेस रहे, जो लोगों के दिल में भी लगे, जैसा और कि जो आज कहानी। का गाना ये वाला है, दिल धड़के दिलदार तेरे बिना, ये मैं आपको बताऊं कि ये मैंने कंपोजिशन जो है ये 2002 में मैंने सोची थी कि मैं इसकी ये वाली कंपोजिशन जो है इसको मैं करूंगा, कि मैं रिसाइट करता रहा फिर मतलब ये इसको 18 साल लगे मुझे इस चीज सॉन्ग को रिकॉर्ड करने में। जैसे कि एक टाइम मुकर्रर होता है, एक वक्त मुकर्रर होता है हर चीज का, तो वो होना होता है तब। तो ये जब वक्त आया है तो फिर वो चीज जो है वो ऐसी निखर के सामने आई है, और रोहेल भाई ने क्या जस्टिस किया है उसके साथ, सुभान अल्लाह। मैं रोहेल भाई को बहुत दाद दूंगा कि इतने हैवी ड्यूटी मटेरियल को किस किस आसानी के साथ कहूंगा
मुश्किल तो बहुत पेश आई होगी, मगर जिस तरह से मतलब डिवीजन बनाई है उन्होंने, कोर्स की डिवीजन बनाई है, और जो ज़ारा मदनी है, उनका ज़िक्र करूँगा, उनने भी बहुत ही फैबुलसली परफ़ॉर्म किया है इसमें। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़ारा माशाल्लाह इतना अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, वेल ट्रेन्ड आर्टिस्ट हैं, तो मुझे इस चीज़ का नहीं था अंदाज़ा। तो मुझे उनको सुन के अच्छा लगा कि शी डन वेरी गुड। तो आपसे एक सवाल होगा गाने के ऊपर कि जब आप एक तो जब आप जो वीडियो देखते हैं आप गाने की, आप गाने में जो है ना अपनी उंगलियों से कुछ कर रहे हैं वीडियो पे। अब मुझे म्यूजिक का तो इतना पता नहीं है, लेकिन जब बंदा देखता है ना आपकी वो वीडियो तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ आप काउंट कर रहे हैं, क्या 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 कर रहे हैं। और मुझे तराने के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, राग के बारे में इतना पता नहीं है, तो अगर इस पे थोड़ा सा आप बताएं एक्चुअली जरा। ना ये ये क्योंकि ये अनयूजुअल सी बीट में है। ये पहले बीट जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं वो तो बखूबी जानते होंगे कि 20 बीट्स का मैंने इसका सोचा है कि मैंने 20 बीट्स जो है वो उसमें मैंने इसको कंपोज किया हुआ है। तो सभी लोग, कोई जपताल कह रहा है, कोई उसको सूल कह रहा है कमेंट्स में, मगर ये हमारी ये अपनी एक उपज है, ये एक आवुर्द है कि जो हमने उसको 20 बीट में मैंने और रोहिल भाई ने उस जो जो उसका जो एक स्ट्रक्चर है, जिस चीज पे वो गाना खड़ा है, उसको जो बनाया है वो 20 बीट में बनाया हुआ है। तो उसको मैं जो गिन रहा हूँ वो काउंटिंग है। जो मैं हमने जो क्लासिकल के जहां से हमने स्टार्ट करना है, जहां से मैंने अपनी टर्न उठानी है, हर एक ने अपना अपना एक मार्क लगाया हुआ है, तो वो वहां से वो फिर मैं काउंट कर रहा होता हूँ कि मैंने कौन से बीट पे उठाना। ये ज्यादा पता नहीं चलता ना कि क्योंकि जब गाना कोई सुनता है बाहर से तो लोगों को एहसास नहीं होता कि कितना उसमें काम। अभी आपने बोला कि 18 साल लगे मुझे ये गाना बनाने में। रोहेल साहब भी जो जो चीज़ें सारी जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक इकट्ठा करते हैं लोगों को और एक प्रोड्यूस करते हैं सॉन्ग, कितना अरसा लग जाता है उस पर। और हम जो हैं वो 2 मिनट के अंदर आपने सुन लिया, अच्छा लग गया, सुन लिया नहीं अच्छा लग गया, और जो उसके अंदर के जो मायने होते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो जब गाने की जब आप पोएट्री सुनते हैं और आप जब गाने की जो लिरिक्स होती हैं और जब उसके अंदर जब डीपली जाते हैं तो पता चलता है कि खूबसूरती कहाँ से जो है ना निकलती है। उसके बाद फिर जब वीडियो जब मैं देख रहा था आपकी, जो आप वो जो कर रहे थे ना, जैसे जिक्र नहीं करते उंगलियों पे, तो मुझे तो वो लग रहा था। तो मैं वही सोचा, मैंने आपसे ये जरूर पूछना कि उसका मतलब क्या होता है। वो तो अल्लाह का जिक्र है, और ये तो हम एक गायकी है, उसको काउंट कर रहे थे। तो अब अगर हम उस एक और सवाल आपसे ये था कि तराना, आपको तराने को थोड़ा तराने का समझाएं कि तराना होता क्या है, उसकी हिस्टोरिकल रेफरेंस। लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ कि एक जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई लैंग्वेज है ये। मुझे अभी उसका नाम नहीं पता है, ये कौन सी लैंग्वेज है, और उसमें तराना जो है वो लिखे गए हैं, कहे गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई सिटिंग होगी तो मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि इस जुबान का नाम क्या है। तो इसके बाकायदा मानी है, और उस तरह से बुजुर्गों ने अपने इंटरव्यूज में भी बताया हुआ है। खास तौर पे उस्ताद अमीर अली खान साहब ने इसके बारे में, तराना के बारे में बताया हुआ है। वो मेरे दादा उस्ताद फतेह अली खान जलंधरी कव्वाल, उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से, भाइयों की तरह दोस्त थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब एंड उस्ताद अमीर अली खान साहब। उनको मेरे दादाजी ने बहुत सारे तराने जो हैं वो दिए हुए थे, और ये एक बाकायदा लैंग्वेज है जी। और ये जो अभी तराना है, ये इसको मैंने पहले 18 बीट में मैंने पढ़ा हुआ है। तादानी दादानी दीन देरे ना दादारे दानी तादानी तादानी दीन देरे ना दादारे दानी तादानी दादानी दीन देरे ना दादारे दानी तादानी दादानी दीन देरे ना दादारे दानी तेरे ना दादारे दानी दादा तेरे ना दादारे दानी दादा तेरे ना दादारे दानी दादा तेरे ना दादारे दानी दादानी दादानी। फिर इसमें मैंने अब हम इसको सोच रहे थे कि यार अब दिल तड़पे
मेरा यार तेरे बिना दिलदार दिल तड़पे, मेरा यार तेरे बिना दिल तड़पे, मेरा यार तेरे बिना दिलदार दिल तड़पे, मेरा यार तेरे बिना। ये टेम्पो एक्चुअली ये वाली है बीट जो मैंने अभी रखी हुई है। तड़पे मेरा यार तेरे बिना दिलदार दिल तड़पे, मेरा यार तेरे बिना दिल तड़पे, दिल तड़पे, दिल तड़पे। अब ये चीजें जो होती है ना हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम जब जैसे जैसे हम अंदर और घुसते हैं और सीखने लगते हैं तो फिर पता चलता है कि ये हो क्या रहा है। तो अगर हम देखें इस साल को, जैसे जब से कोविड हुआ है पूरी दुनिया जो है बंद है, आपने अपने आप में कोई चेंज देखी? और फिर कोक स्टूडियो का जो सीजन भी आपने रिकॉर्ड करा, ये भी बड़ा डिफरेंट किस्म की रिकॉर्डिंग भी हुई है, जहाँ पे आपने और डिफिकल्ट मैं कहूँगा डिफिकल्ट भी थी इस दफा, कि लोगों को एहतियात बहुत करनी पड़ी, और इस तरह से मास्क लगा के बदरूहों की तरह हम लोग स्टूडियोज में घुसा करते थे, कि मास्क लगे हुए हैं, ये वो हुआ। ये बड़े नाजुक से लोग होते हैं गाने बजाने वाले, तो इनको एकदम से थोड़ा सा भी डरा दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो मुश्किल था इस दफा ना, कोविड सीजन मुश्किल था, मगर इंटरेस्टिंग था, बहुत मजे की चीजें निकली हैं, मुझे तो अच्छा लगा, इस दफा वाला मुझे अच्छा लगा। मुझे, अगर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ तो लाइक हर एक गाना जो है ना इतना डिफरेंट है, उनके बीट्स। और फिर जब पहला जो ऐसे पढ़ा, जो जो रोहिल साहब का इंटरव्यू था, कि उन्होंने सारा ऑनलाइन करा और फिर एक साथ प्रोड्यूस करा, फिर वीडियो के लिए सब लोग आ सके वापस, जो ख्याल पैदा हो रहा था वो था कि रेजिलियंस का, कि हम इंसान देखते हैं कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन हम फिर भी जो है ना तरीके ढूंढ सकते हैं एक साथ इकट्ठे होने का, कुछ प्रोड्यूस करने का। और फिर अगर आप गाने का, ऐसी चीजें होती हैं जो सबको एक साथ लेकर आती हैं, जो जो उम्मीद लेकर आती हैं लोगों के अंदर। तो अगर हम वापस जाते हैं गाने के ऊपर, और गाने का जो इफेक्ट होता है दुनिया पे, क्योंकि आप जैसे एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा था जिसमें आप राग के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे, कि भैरवी होती है सुबह को सुनने वाली, उसके बाद फिर शाम में दोपहर में सारी जो ना अलग अलग रागें होती हैं। ये देखे ना, सुबह है ना, जैसे सुबह होती है, इंसान को उठना है सुबह सुबह, तो उसका एक स्केल है, आवाज का एक जी। स्केल है। अब जैसे 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 1 घंटे के बाद स्केल और हो जाएगा, उसके अगले घंटे के बाद स्केल और हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आप वर्किंग स्केल में आ जाएंगे 9 बजे के करीब, जब आपका ऑफिशियल टाइम शुरू हो जाएगा, तो आपका एक और स्केल होता है। इसी तरह से राग भी बदलते हैं, और जैसे जैसे स्केल इंसान के चेंज होते हैं, राग के टाइम चेंज होते हैं, और उसके जो मसल्स हैं, एक्चुअली मैं कहूंगा कॉर्ड्स मसल्स जो हैं वो बनते हैं रियाज से। जबरदस्त। और उसी इसी 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 जो थॉट को मैंने आगे लेके जाना था, वो ये था कि जब जो जो मौसीकी से और जो म्यूजिक से और जो राग से आपके पर्सनली अफेक्ट होता है, वो पूरी दुनिया में कैसा अफेक्ट होता होगा ऐसे टाइम पे जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो डिफरेंस, तो पावर ऑफ म्यूजिक क्या होती है कोविड के सिनारियो में, जब आप अकेले बंद हैं, तो आप बाहर तो जा नहीं सकते, आप बाहर तो कहीं गाने नहीं सुन रहे, तो दिमाग पे हम ये कर रहे हैं, हम जो ये कर रहे हैं, ये सेल्फ बिलीव के लिए कर रहे हैं। ये जो हम ये म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हैं कि कोविड से लोगों को ज़हनी तौर पे थोड़ा निकाला जाए, तो हम लोगों में सेल्फ बिलीव पैदा कर रहे हैं कि अपने अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त है उसको कायम रखें, जी। अपने अंदर का यकीन कायम रखें। और ये मुझे बड़ी जबरदस्त बात लगी थी, सारे गानों के अंदर कोई ना कोई जो है ना मैसेज है। और आई थिंक इस साल पूरी दुनिया से, पूरे सालों से ज्यादा इस साल तो सबसे जरूरी है कि लोग अपने आप पे इत्मीनाद वापस लाएं, कि दुनिया ठीक हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, और हम एहतियात कर करके आगे बढ़ेंगे और एक साथ बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये मुझे बहुत जो है ना खूबसूरत और प्यारी बात लगी, जो अब तक जो मैंने गाने सुने हैं, और जो आपके गाने के अंदर भी जब आप लिरिक्स पढ़ते हैं और देखते हैं उनके बारे में और सोचते हैं उनके बारे में, तो बहुत खूबसूरत सी बात लगती है ये। तो अब अगर हम
पाकिस्तान पे आए थोड़ा, कोई बचपन की जी। यादें या कोई चीज जो आप जो है ना हमेशा अपने ख्याल में रखते हैं, जब कोई आपसे पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं तो आप पहला जो है ना आपका ये जवाब दिमाग में ये आता है कि पाकिस्तान को कैसे याद रखते हैं आप? पाकिस्तान को हमेशा मैं इज़्ज़त के मानों में याद रखता हूँ और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये मैं अपने ज़हन में रखता हूँ, जब पाकिस्तान का नाम आए, तो मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़त और शानदार एक दर्जा हो, जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आता रहना चाहिए। पहले जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आप पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जब पूछते हैं लोग पाकिस्तान के बारे में, तो इट्स कभी कभी कंसेप्शंस बनी होती है लोगों के कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। तो फिर मेरे ख्याल से ऐसा ही जैसे कोक स्टूडियो भी एक ईस्ट हाँ मीट्स जी। वेस्ट हो जाता है, आप भी एक बीकन बन जाते हैं लोगों को बताने के बारे में, बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसा है ऑन द ग्राउंड। आपके सामने है, देखिए ये तली हुए सरसों है कि अब आपको पता लग गया है कि पाकिस्तान के अगर आर्टिस्ट इस तरह के हैं, तो वो कंट्री कितनी खूबसूरत जी। होगी। बिल्कुल सही बात, मैसेज तो साफ ज़ाहिर हो गया। बिल्कुल सही बात। तो अब एक और चीज़ है मैंने आपसे पूछनी, जो मुझे जो है ना मेरे ख्याल में रहती है आजकल, कि आपकी जो जो एक्सपीरियंस रहा है ये साल, और एक्सपीरियंस रहा है कोक स्टूडियो के साथ, जो एवोल्यूशन रही है आपकी रोहेल भाई के साथ, उसमें से क्या लर्निंग निकली आपकी जो आपने सोचा नहीं था कि मैं ये सीखूंगा, ये मेरे एक्सपीरियंस होगा, या तो कोविड में या तो कोक स्टूडियो देखिए में? एक जो जो मुझे चीज़ सीखने में मिली है, वो ये है कि हमें कोई भी हालात, जैसे भी हालात किसी तरह के भी हों, हमें अच्छा काम करने को बंद नहीं करना चाहिए। मुझे ये मिला। अगर कोई मैसेज आपका हो लोगों के लिए? और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये इश्तियाल पसंदी बिल्कुल मत करें। ये जो टाइम है, ये बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला है, अंडरस्टैंडिंग करें एक दूसरे को, इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें, परहेज करें, एहतियात करें। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और आप आए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत 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 मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।